हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यूडोट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपीएस का मॉक टेस्ट। अगर आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में 80 प्लस रहता है तब आपकी तैयारी दी बेस्ट है। आप होप कर सकते हैं कि इस बार आपका एचपीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में 60 प्लस रहता है तब आपको थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी आपका एचएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और वहीं पर अगर आपका स्कोर इस टेस्ट में 50 से नीचे रहता है तब आप होप छोड़ दीजिए कि अगर आपका टेस्ट क्लियर होएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका कितना स्कोर रहता है इस मॉक टेस्ट में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। अपने आंसर को आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा राइट, मुंबई। हाल ही में जो खादी और ग्राम उद्योग का मुख्यालय है दैट इज मुंबई, इसमें इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके श्री मनोज कुमार, जिन्होंने इस उद्योग का उद्घाटन किया। ठीक है, तो मुंबई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, यक्ष और नाग जैसी अन्य आर्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहली बसी हुई थी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन से धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज मनुस्मृति के अकॉर्डिंग आपकी जो कोल, यक्ष और नाग जैसी अन्य आर्य जनजातियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अपना आंसर लो कर दीजिए, इन चारों में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपके जो फाहियान थे, जिसे फैक्सियन भी कहा जाता है, वे एक चीनी बौद्ध सन्यासी थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। ठीक है, और जो आपके फाहियान थे वो चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। ठीक है, और उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्ष तक संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किया था। और इसके अलावा उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की संस्कृति और गुप्त साम्राज्य के सभी अनुभवों को अपनी पुस्तक बौद्धिक साम्राज्यों के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तो इन चारों में से बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपना आंसर लॉक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज वॉक्सन यूनिवर्सिटी। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है ताकि आपके पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने या फिर परिसर के आसपास को के समुदाय को शिक्षित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए कहा गया है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स दैट इज मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप उसकी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 32, तो इसलिए इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चंबा से किस राजा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इन चारों में से बताना है कि चंबा से किस राजा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज मेरू राजा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी कौन है। तो इन चारों में से सबसे प्राचीन निवासी जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो कोल माने जाते हैं। ठीक है, जो कोल थे वो निषाद जाति की उपजाति थी। ठीक है, जो कोल जाति थी आपकी निषाद की उपजाति मानी जाती थी और जो है हिमाचल के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। अगला प्रश्न है कि हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में जर्मनी ने किसको हराकर हॉकी विश्व कप जीत लिया है। तो इन चारों में से आपने राइट आंसर देना है। अपने आंसर लॉक कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये आपका मैच कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में पराजित किया। ठीक है, शूट आउट तक ये मुकाबला गया था और जर्मनी का यह तीसरा वर्ल्ड कप है और इसी के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी कर ली है। क्लियर। अगला है कि हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज डेनमार्क। जो आपके क्राउन प्रिंस फेडरिक हैं वो डेनमार्क के प्रिंस हैं। ठीक है, वो अपने
प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ को के साथ रविवार को 4 दिवसीय यात्रा भारत पहुंचे थे, ठीक है। और इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि पिछले 2 दशकों में डेनमार्क के शाही परिवार की ये पहली यात्रा है। क्लियर। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सा चलाया था। तो जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे 1915 के आसपास इंडिया में, तो फर्स्ट जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था वो था आपका चंपारण, ठीक है। चंपारण बिहार में आपका जो सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में, नील आंदोलन, ठीक है, जो आपकी नील की खेती थी उनके खिलाफ जो है किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो आपका गांधी जी ने सपोर्ट किया था वहाँ के किसानों को और चंपारण सत्याग्रह चलाया था। अगला है कि 1 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज भारतीय तट रक्षक दिवस। क्लियर। नेक्स्ट है किसने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की है। तो इन चारों में से बताना है आपने कि सबसे पहले जो कुल्लू की वंशावली है किसने प्राप्त की है। तो ये आपकी प्राप्त की थी कैप्टन हारकोर्ट ने। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वंशावलियों की, तो वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम जो आपके मूरक्राफ्ट थे उन्होंने काम किया था और कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोज की थी, ठीक है। और इसी तरह से आपके कैप्टन हारकोट, ठीक है, जिन्होंने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। और बाद में आपके कनिंगम जो हुए हैं उन्होंने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर जैसे राजघरानों की वंशावली खोजी थी। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन चारों में से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने साबित किया था कि जो मच्छर है वो मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। रोनाल्ड रोस एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1857 में हुआ था, ठीक है। उन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया कि आपका 1897 में मच्छरों के जठरांत्र संबंधी मार्ग में मलेरिया परजीवी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके कारण 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवर किसने किया है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है कि किसने सबसे पुराना जो है हिमाचल का विवरण दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज टोलमी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण टोलमी ने दिया है, ठीक है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चीनी यात्री जो हेनसांग थे, ठीक है, उनका पीरियड 629 से 644 के आसपास तक भारत में वो रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुल्लू और त्रिगर्त भी आए थे, ठीक है। इसके अलावा ये आपके थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच, जिन्होंने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। अगला प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति क्या है। तो बात करें अगर आपका मैं रफली सा इंडिया की डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है? और दिल्ली के सीधा ऊपर आपके पास है शिमला, और शिमला के सीधा नीचे आपके पास मध्य प्रदेश में है भोपाल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली, शिमला और भोपाल आपके किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ में, दैट इज उत्तर और दक्षिण में। तो ऑप्शन थर्ड आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इन चारों में से बताना है कि कौन से रोग आपके मच्छर के द्वारा फैले जाते हैं। तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है लेकिन हैजा नहीं फैलता है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। इस तरह से मलेरिया चिकनगुनिया फैलता है, मियादी बुखार नहीं फैलता है, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों आपके मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कहाँ का रहने वाला था। तो आपके आर्य राजा जो दिवोदास थे जिसके साथ 40 वर्ष जो है युद्ध भी हुआ था आपके, ठीक है, जो आपके शंभर राजा थे, ठीक है, उनका जो मुख्य सलाहकार था वो आपका कांगड़ा का रहने वाला था, जो आपके ऋषि भारद्वाज जी माने जाते हैं, ठीक है, भारद्वाज, वो आपके कांगड़ा के रहने वाले थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सवर्णी अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था। तो आपका जो सवर्णी अवज्ञा आंदोलन है, जो नमक, जो आपका गांधी जी है, ठीक है, 1930 में उन्होंने नमक कानून बना के इस आंदोलन की शुरुआत की थी, स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है।
तो आपका जो 1931 में है, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद जो है आपका जो स्वर्णीय वज्ञ आंदोलन है उसको बंद कर दिया गया था थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। इसके बाद जो गांधी जी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए आपके लंदन गए थे, ठीक है। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन भी आपका सफल नहीं रहा था, असफल रहा था, ठीक है। इसके बाद वापस आके गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू कर दिया था 1931 में ही। 1931 में ही वापस आके ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था, ठीक है। और हालांकि थोड़े टाइम के लिए फिर मतलब कि इसका राइट आंसर गांधी इरविन समझौते के बाद इसको विराम दे दिया गया था, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल्लू से प्राप्त सिक्कों पर किस राजा का नाम अंकित है? तो कुल्लू से जो आपके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम जो आपके सिक्के प्राप्त हुए थे तो उस पर आपके बिरियास राजा का नाम था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना चिंतन शिविर है जो आपका लॉन्च किया गया है, वो आपका किया गया है असम में, ठीक है। असम में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 27 से 28 फरवरी 2023 तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में चिंतन शिविर आयोजित किया है, ठीक है। इसमें आपके जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल तथा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर पंजू पारा, वो इस उद्घाटन में उन्होंने भाग लिया। क्लियर। अगला है कि नाटो के पूर्व जनरल पेटर पावल हाल ही में किस गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो नाटो के पूर्व जनरल जो पेट पावल थे, ठीक है, उनको जो है चेक आपके जो चेक गणराज्य है उनके राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है तंबारिंगी। तंबारिंगी कुहा के कुछ दिन के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है, जिसमें जो लामा है वो घर घर जाकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और वाचन करते हैं। तो आपको बताना है ये किस जिले में आपका जो तंबारेंगी त्योहार है वो मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, लाहौल एंड स्पीति में। क्लियर। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपना आंसर लो कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर सभी राज्यों ने अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया, ठीक है, जिसमें आपके उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अगर बात करें उत्तराखंड की झांकी की टाइटल की, तो उसका टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जो उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी ने सुझाया था। इसके अलावा बात करें, सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी झांकी थी उत्तराखंड की, ठीक है। इस प्रकार की झांकी आपने निकाली थी उत्तराखंड ने। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इन चारों में से बताना है कि इसका क्या कारण है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए नहीं है, के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है कि किस देश ने हाल ही में छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप को जीता है? तो हाल ही में जो आपके ऑस्ट्रेलिया है उसने महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराया। क्लियर। अगला है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? तो इन चारों में से बताना है कि किस राज्य में जो है महिला साक्षरता का सर्वोच्च आपका प्रतिशत रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगर ओवरऑल बात करें तो केरल जो है 93.9% के साथ साक्षरता दर में शीर्ष पर रहा है। क्लियर। इसके बाद आपका लक्षद्वीप आ जाता है 92.28% के साथ, और थर्ड नंबर पे आपका मिजोरम है 91.58% के साथ। अगर बात करें लोएस्ट की, तो आपके लोएस्ट में सबसे नीचे है बिहार 63.82% के साथ, और उसके ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 66.9% के साथ, और उसके ऊपर है आपका राजस्थान 67.06% के साथ। क्लियर। अगला है कि हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 में कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो इन चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो हिमाचल प्रदेश 2023 और 24 का बजट निकाला गया है, उसमें जो टोटल रुपीज हैं वो आपके हैं 53,413 करोड़। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो इन चारों में से बताना है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो ये घोषित किया आपका निखत जरीन को। अगर बात करें निखत जरीन, वो आपकी स्टार महिला बॉक्सर है। ठीक है, स्टार महिला बॉक्सर है आपकी निखत जरीन। अगला है किस जनपद के वासी शैव भक्त थे। तो इन चारों में से बताना है कि किस जनपद के वासी आपके शैव भक्त थे, मतलब कि शिव जी की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज उदम्बर। क्लियर। अगला है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि भारत में जो वित्त आयोग है उसका प्रधान कार्य क्या है। तो इन चारों में से अपना ऑप्शन लो कर दीजिए। तो जो इसका प्रधान कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना है। क्लियर। मतलब कि संघ और राज्यों के कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना एक तरीके से इसका प्रधान कार्य है। ठीक है। अगर बात करें आपका वित्त आयोग, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रीति पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। ठीक है, गई। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो आपको बताना है कि आपकी जो प्रीति है इन चारों में से किस नदी को पार नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं मैप में इसका आंसर। तो आपकी प्रीति नई दिल्ली से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जमुना के किनारे किनारे वो चलना स्टार्ट किया इस तरीके से। तो सबसे पहले उसने नर्मदा नदी को पार किया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने गोदावरी नदी को पार किया। फिर उसके बाद उसने कृष्णा नदी को पार किया। तो गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ अपनी पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अपनी पहली स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पर्यटन मंत्रालय ने, तो इन्होंने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर और स्थानीय प्रशासन, अमेजिंग भद्रवा टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग के साथ 26 फरवरी को इस स्नो मैराथन का आयोजन किया है। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो बात करें विश्व के सबसे बड़े बांध की, तो वो है आपका थ्री गोर्जियस। ठीक है, थ्री गोर्जियस जो आपका बांध है वो चीन ने बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आपका 2.3 किलोमीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा बांध है। और यह 125 मीटर ऊंचा बांध है और दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बांध भी है। अगर देखें आपकी इमेज तो इस तरीके का ये बांध है। ठीक है, चीन ने बनाया है थ्री गोर्जियस डैम। नेक्स्ट है 3000 ईस्वी पूर्व हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो 3000 साल पहले इनमें से कौन सी प्रजाति थी जो आपने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया था। तो अपने ऑप्शन लॉक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज खस जनजाति। अगला है बिहार के गांव में बहुत से इंसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज अक्टूबर से दिसंबर के जो आपके मंथ होते हैं वो बेस्ट रहते हैं आपके मधुमक्खी पालन के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है, जिसे हाल ही में जनता के लिए खोल दी भी दिया गया। तो ये आपका है अमृत उद्यान। ठीक है, ये आपका अमृत उद्यान है। तो आपने बताना है कि इसका पहले क्या नाम था। तो इसका पहले नाम था मुगल गार्डन। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरमौर की रेणुका झील निम्न में से किस से संबंधित है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जल्दी से अपना आंसर लॉक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जमदग्नि। ठीक है, जो आपकी रेणुका जी थी, ठीक है, वो आपकी जमदग्नि की पत्नी थी। ठीक है, जिसके पुत्र थे आपके पराशर जी, है ना। सॉरी, परशुराम, परशुराम जी इनके पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता की गर्दन भी काट दी थी। ठीक है, तो आपकी सिरमौर में रेणुका झील है वो इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। अगला है FICCI ने हाल ही में किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज शैलेश पाठक। ऑप्शन सेकंड आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, आदित्य
L1 को अगस्त सितंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपका जो आदित्य L1 है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो सूर्य का निरीक्षण करने वाला ये भारत का प्रथम मिशन है, ठीक है। इसे लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट दैट इज L1 तक लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत आपका जो L1 है उसको ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान दैट इज PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का है आपका ये आदित्य L1 यान। क्लियर। अगला है किसकी सहायता से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज बिशप बैंक। इस प्रोजेक्ट का टोटल जो बजट है वो 2000 करोड़ करोड़ के आसपास है, ठीक। जिसमें से 1600 करोड़ का जो बजट है वो आपका बिशप बैंक प्रोवाइड करवाएगा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का प्रतिशत कितना है सीमांत किसानों का। तो आपके जो सीमांत किसान है सबसे कम भूमि इनके पास रहती है, ठीक है। तो आपने बताना है हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का प्रतिशत कितना है सीमांत किसानों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड दैट इज 17.45% जो भूमि है वो सीमांत किसानों के पास है। नहीं, सॉरी सॉरी, 71.40%, ठीक है। 71.40% जो भूमि है वो सीमांत किसानों के पास है और 17.14 आपकी लघु किसानों के पास आ जाएगी। क्लियर। और 8.85 आपके मीडियम वर्ग मीडियम के आ जाएंगे, ठीक है। अगला है कि आयकर कौन लगाता है। तो आयकर क्या होता है, आपकी कितनी आय है वार्षिक आय, ठीक है, उस पर जो आप पे करते हैं वो आपकी कौन सी सरकार लगाती है, तो वो आपकी लगाती है केंद्र सरकार। अगर बात करें आयकर दैट इज इनकम टैक्स, तो ये व्यक्तियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान कमाई के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। इस आय की जो गणना है या फिर टैक्स की गणना है वह टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती है। तो जो इस प्रकार की आपकी जो टैक्स स्लैब है, अभी जो आपकी टैक्स स्लैब है वो दो तरीके की है। एक आपकी न्यू टैक्स रिज्म के अंतर्गत आपके लोग आ जाते हैं और आपके ओल्ड टैक्स रिज्म के अंतर्गत लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिज्म में आपके पास जैसे 60 ईयर से जो कम थे उनके लिए अलग स्कीम थी, 60 से 80 के लिए अलग स्कीम थी और 80 के ऊपर जो लोग थे उसके लिए अलग से टैक्स स्लैब थी। लेकिन अभी जो न्यू टैक्स स्लैब आई है उसके अकॉर्डिंग सभी के लिए एक ही टैक्स स्लैब कर दी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टैक्स स्लैब को पोज करके, ठीक है। जैसे अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम है, ठीक है, 2.5 लाख से कम है, तब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार से कुछ इसमें कटौती भी होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रिज्म अगर आपकी सैलरी 7 लाख से कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिज्म, ठीक है, ओल्ड की बात नहीं कर रहे हम, अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिज्म अगर आपकी सैलरी 7 लाख से कम है तब भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कुछ कटौती भी होती है आपके पास। अगला है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो किसने करवा दी थी या किसने की थी, तो ये आपकी करवाई थी जहांगीर ने, सॉरी औरंगजेब ने, ठीक है। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्होंने उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था। लेकिन गुरु साहब ने कहा कि हम शीश कटा सकते हैं लेकिन केश नहीं। तो इस पर उन्होंने उनका सिर कटवा दिया था। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है कि इन चारों में से किस लिपि में आपके जो हिमाचल में प्राचीन अभिलेख हैं उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। तो शारदा में किए गए हैं, ब्राह्मी में भी किए गए हैं, नागरी में किए गए हैं, लेकिन इंडो ग्रीक में नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पिडनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दैट इज बुल्गारिया, ठीक है। अगर बात करें आपकी जो लेखक है जॉर्जी गोस्पिडनोव, उन्होंने वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज अपने नाम किया है, ठीक है। उन उनके जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, कौन सा उपन्यास है, टाइम शेल्टर के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपका किसी बुल्गारियाई उपन्यास को ये पुरस्कार मिला है। और जो एंजेला रोडल है उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर तो पता ही होगा, दैट इज चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। लास्ट मैच जो फाइनल हुआ आपका 2023 का आईपीएल का वो आपका चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच हुआ, जिसमें उन्होंने उसको 5 विकेट से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। इसी के साथ जो चेन्नई सुपर किंग है
उसको 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी प्राप्त हुई और गुजरात टाइटन को 13 करोड़ रुपए मिले। और इसी के साथ जो सीएसके है, उन्होंने सबसे ज़्यादा खिताब आईपीएल के अपने नाम कर लिए हैं। अगला है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का उद्घाटन किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना आंसर जल्दी से लॉक कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज सर्बानंद सोनोवाल। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 4 देश के बारे में बताता है। तो आपका जो संविधान का भाग 4 है, वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच बीच किया गया है। और ये आपकी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये किससे प्रेरित होकर लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड से प्रेरित होकर लिए गए हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रदेश में स्थित स्थानीय कबीले गणतंत्रों को क्या कहते थे? तो सबसे पहले आपके परिवार होता था। ठीक है, परिवार को कुल भी कहा जाता था। ठीक है, और बहुत सारे जो आपके कुल मिलकर आपका विश्व बनाते थे। ठीक है, तो मतलब कि काफी ज्यादा आपके जो कुल है वो मिलकर आपका एक विश्व बनाते थे। और इसी तरह से काफी ज्यादा विश्व मिलकर आपका एक जनपद बनाते थे, जिसे स्थानीय कबीले गणतंत्र कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज जनपद। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो 545 है, मैक्सिमम 545 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, इसमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2026। अगर बात करें 2002 में जो संविधान के 84वें संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 2026 के पहले चुनावों में लोकसभा या किसी राज्य में विधानसभा की सीटों, जैसे आपकी विधानसभा में कितने सीटें हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है, उस पर रोक लगा दी गई थी। यह आपका 84वें संशोधन के तहत इस पर रोक लगाई गई थी, जो आपका 2002 में हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया था कि देश में आबादी को कम करने का माहौल बनाने के लिए केंद्र की ओर से यह कदम उठाया गया था। ठीक है, और संविधान अनुच्छेद 21 के तहत इससे पहले 2001 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल जो आपकी देश भर की सीटों का वितरण है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। क्लियर। अगला है कि आरंभी निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था, जानी इसमें केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। क्या आप बता सकते हैं कि यह एक सदस्यीय निकाय वाली प्रणाली किस वर्ष तक चली? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें आपके आयोग की, तो वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन जब ये घटित हुआ 1950 में, ठीक है, पहले सबसे पहले 1950 में ये घटित हुआ, तब से लेकर 15 अक्टूबर 19 सॉरी तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। तो मतलब कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 अक्टूबर 1989, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1981 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक आर बी एस शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एम एस धनोवा और बी एस सहगल सहित 3 सदस्य निकाय बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्य निकाय बन गया फिर से। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से लेकर अब यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। ठीक है, मतलब कि एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और दो आपके चुनाव आयुक्त होंगे। क्लियर। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने इसका राइट आंसर बताना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 330। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां, दैट इज एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्कीट बेंच के अंतर्गत। क्लियर। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी संख्या को इन चारों में से आपको बताना है कि कौन बदल सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कानून द्वारा संसद इसे बदल सकता है। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है, पर शुरू में आपके जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें 7 जज होते थे। 1956 में इसकी संख्या 10 कर दी गई, 60 में 13, 70 में 17 और 85 में 25 हो गई, और वर्तमान में ये संख्या 31 है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो मतलब कि जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो मतलब कि दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की तरफ बहने वाली इन चारों नदियों में से कौन सी नदी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा। अगला है, इल्मेनाइट और रूटाइल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत के कुछ तटीय इलाकों में निम्नलिखित में से किसका यह समृद्ध स्रोत है? तो आपके जो इल्मेनाइट और रूटाइल है, जो भारत के तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपके समृद्ध स्रोत हैं टाइटेनियम के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके एलिमेनाइट और रूटाइल हैं, जो आपके कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं इंडिया के, ठीक है, टाइटेनियम के रिच सोर्सेस हैं। अगर बात करें टाइटेनियम की, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मेटल है, जिसको वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बल्ब में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का लगभग 3/4 कोबाल्ट, दैट इज 3/4 कोबाल्ट, निर्माण के लिए आवश्यक धातु इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि 3/4 भाग इन चारों में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। अगर बात करें हाईएस्ट जो आपका कोबाल्ट का निर्यात है, ठीक है, वो डी आर कोंगो, दैट इज लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो द्वारा किया जाता है, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया जाता है, थर्ड देन अदर कंट्रीज, देन इंडोनेशिया एंड सो ऑन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य सह्याद्री पर्वतमाला का संगम है। बिलीगिरिंगन पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का सबसे पूर्वी भाग है। शेषचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग का निर्माण करती हैं। अब आपने बताना है इन तीनों कथनों कथनों में से कौन से सही हैं या फिर तीनों सही हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर बात करें अमरकंटक पहाड़ियों की, तो अमरकंटक आपका एक पिलीग्राम टाउन है, जो आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इट इज नोन फॉर बीइंग सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर और महानदी और सोन। मतलब कि ये आपका नर्मदा नदी, महानदी और आपकी जो सोन नदियां हैं, ये आपकी अमरकंटक से ही निकलती हैं। एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश। ये आपके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, पूर्व दक्षिण में है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बट आपकी गलत हो जाएगी। इसमें दिया है अमरकंटक पहाड़ी है, विंध्य सह्याद्री पर्वतमाला का संगम है, दैट इज रॉन्ग। अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तब आपकी जो बिलीग्रन पहाड़ियां हैं, डू नॉट कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नहीं कंस्टिट्यूट करती हैं। दीज आर लोकेटेड इन द चा माराजंगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट के पार्ट है आपके माउंट रेंज के, ना कि सतपुड़ा के। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, आपकी शेष चलम पहाड़ियां, इसको हम त्रिमाला रेंज भी कहते हैं। ठीक है, त्रिमाला रेंज दैट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, दैट आर लोकेटेड इन द साउदर्न आंध्र प्रदेश। ठीक है, दक्षिण आंध्र प्रदेश में इनका मतलब की पाई जाती हैं ये। दे आर बाउंडेड बाय रायसीमा अपलैंड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में आपके पास नंदयाल वैली आ जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगी। क्लियर। तो इनमें से कोई स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल ही के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। तो आपको बताना है कि क्या कथन वन सही है या कथन दोनों सही है, और कथन वन के लिए सही स्पष्टीकरण है कथन टू। सेकंड कथन भी पढ़ लेते हैं। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी कि कोविड महामारी के बाद जो आपके केंद्रीय बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक, है ना, वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। ये इन्होंने इसलिए बढ़ाया था ताकि जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे अपनी जो इकोनॉमी है उनको मैनेज किया जा सके।
ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन प्रेशर को कम करने के लिए, मतलब कि इन्फ्लेशन प्रेशर जो आपका इंक्रीज हो गया है उसको रिकवर करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज आपकी जो मौद्रिक नीति है, इट रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी, कि मतलब कि ऐसा करने से आपकी जो है मनी की सप्लाई है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और इकोनॉमी में बूस्ट अप होगा। तो मतलब कि आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक तरीके से सही स्पष्टीकरण दे रही है फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कांगो बेसिन का हिस्सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपने बताने हैं कि कांगो बेसिन का कौन सा हिस्सा है इन चारों में से। तो अगर बात करें आपके कोंगो की, ठीक है, जो आपका ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये आपका कोंगो रीजन है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले कैमरून इसका पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका जो है नाइजीरिया इसका पार्ट नहीं है, दक्षिण सूडान भी इसका पार्ट नहीं है, और जुगांडा भी इसका पार्ट नहीं है। तो केवल कैमरून ही इसका पार्ट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो आ जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कैमरून की, ठीक है, कैमरून इज पार्ट ऑफ कोंगो बेसिन एंड कोंगो बेसिन में आपकी जो कोंगो रिवर है वो साइड वाइज जो आपकी लाई करती है इन द बेसिन सेंट्रल अफ्रीका, जिसको वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी कहा जाता है। आपकी कोंगो रिवर है ना, जो सबसे पहला है वो आपकी अमेजन नदी बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा, दूसरे नंबर पर आपकी नदी आ जाती है कोंगो रिवर, दूसरा सबसे लंबा डेल्टा बनाने वाली नदी कोंगो नदी आ जाती है, जिसका एरिया जो लगभग 1.3 मिलियन बिलियन स्क्वायर माइल्स के बराबर है, ठीक है। अगला प्रश्न है चिनुक क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपने बताना है चिनुक क्या है। तो चिनुक आपकी एक गर्म स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन है जो आपकी यूएसए और अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के नीचे चलने वाली एक गर्म हवा है। अगला है केसर की खेती निम्नलिखित किस मिट्टी पर मुख्यतः की जाती है। तो इन चारों में से बताना है कि केसर की खेती किस मिट्टी पर की जाती है। तो जो आपकी केसर की मिट्टी है, केसर की खेती है सॉरी, वो आपकी करेवा मिट्टी पे की जाती है, ठीक है। करेवा मिट्टी आपकी जो है कश्मीर के आसपास पाई जाती है, ठीक है, कश्मीर रीजन में ये मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें केसर की मिट्टी सॉरी केसर की खेती मुख्यतः की जाती है। अगला है कि गहिर मट्ठा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, जो आपके हरे कछुए के लिए जाना जाता है, इसकी स्पेशलिटी है हरा कछुआ जो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, गहिर मट्ठा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है किस अधिनियम के तहत आपके प्रांत थे उसमें द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 1935 का अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम, उसमें प्रांतों में से जो आपका द्वैध शासन है उसको कैंसिल करके केंद्र में इसको कर दिया गया था, ठीक है। तो मतलब कि प्रांतों में द्वैध शासन हटा के केंद्र में द्वैध शासन की प्रक्रिया को लागू किया गया था 1935 के अकॉर्डिंग। अगला है कि उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनका मूल नाम मूलशंकर है, उनको उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला है कि हांगसेंग 629 ईस्वी के लगभग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है कि हांगसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था आपका हर्षवर्धन के पीरियड में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र। अगर बात करें धान्य कटक की, तो धान्य कटक वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट एक छोटा सा नगर है, जहां शाक्य मुनि बुद्ध ने शंबला के राजाओं को काल चक्र धर्म के सार की शिक्षा दी थी। अगर बात करें धान्य काटक अमरावती, ठीक है, इतिहास में तीसरी बार जो है 12वीं शताब्दी के कोटा शासकों की राजधानी बना था। गुंटर के बेलपुरु में एक मंदिर में पाए गए शिलालेख के अनुसार
अमरावती को निम्नलिखित प्रकार से व्याख्यान किया गया था, कि मतलब कि इस प्रकार से उस शिलालेख में धान्य काटक के बारे में लिखा गया था कि आपका जो धान्य काटक नाम का नगर है वो देवताओं के नगर से माना जाता है, या देवताओं के नगर से श्रेष्ठ है, मतलब कि जो देवता है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ आपका धान्य काटक नगर है। यहाँ अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के द्वारा की जाती है, देवताओं के राजा इंद्र द्वारा की जाती है। यह ऐसा लिखा हुआ है उस शिलालेख पर। यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी पूजा की जाती है, और यहाँ पे एक बहुत ऊंचा चैत्य भी है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिससे यह पता चलता है यह स्तूप अपने काल में चरमोतक शब्द था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुचिरी डैश के रूप में प्रसिद्ध थे। तो प्राचीन दक्षिण भारत में जो आपके कोरकाई, पुमपुहार और मुचेरी थे, ठीक है, वो आपके एक बंदरगाह थे, दैट इज पोर्ट थे आपके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डिटेल में तो आपका जो कोरकाई है, ठीक है, कोरकाई आपका बंगाल की खाड़ी पर स्थित थम्बी थमीराबनी नदी के मुहाने पर स्थित पांड्यों का पतन था। ठीक है, तो आपकी ये है थम्बीरानी नदी। ठीक है, जो आपकी है तमिलनाडु में है। ठीक है, थम्बीरानी नदी उसके मुहाने पे स्थित ये पांड्यों का पतन था, दैट इज फोर्ट था। इस पतन के समीप गंगा घाटी के आसपास प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीन सी नामक पुस्तक में तमिलनाडु के अन्य पत्तनों के साथ कोरिकाई का भी उल्लेख किया गया है। सेकंड आपका है पुमपुहार। अगर पुमपुहार की बात करें तो यह भी तमिलनाडु के मूलीद्वैत्री शिले का एक कस्बा है। ठीक है, यह एक समृद्ध प्राचीन पत्तन नगर था जिसे कावेरी पंपटिनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपकी ये कावेरी नदी है। ठीक है, ये सारी नदी आपकी कावेरी है। इसके मुहाने पे स्थित था आपका पुमपुहार। ठीक है, पुमपुहार कावेरी नदी के मुहाने पे स्थित समुद्र तट के पर था आपका, ये समुद्र तट है, इसके पास था आपका पुमपुहार। ठीक है, थर्ड आपका है मुशिरस, दैट इज या फिर मुचिरी। ये आपका केरल का एक पत्तन नगर था। ठीक है, केरल का आपका ये पत्तन नगर था, और यह विश्व का सबसे प्राचीन पत्तन नगरों में से एक था। संगम साहित्य में मुच्चिरी पत्तन पर काली मिर्च के लिए आने वाले रोमन जहाजों का वर्णन भी मिलता है। और आपका जो 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी थी, ठीक है, जो पेरियार नदी आपकी केरल में बहती है, ठीक है, उसमें बाढ़ आने के कारण यह मुच्चिरी पत्तन नष्ट हो गया था। इसके अलावा इस पत्तन के अवशेषों को भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजना में से एक मुशिरस विरासत परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया था और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी सुरंग या फिर कहें नहर का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया तथा इस बांध के से नहरों के माध्यम से नगरों और गांवों तक सिंचाई और पीने लायक जल पहुंचवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के पास इसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, बात करें जापान की तो जापान ने हाल ही में अपना जो है अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको हम क्वासी जिनिथ सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज डिजाइन टू ऑगमेंट द एग्जिस्टिंग जीपीएस सिस्टम and it provide more accurate and reliable positioning and timing information within Japan and surrounding region। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवैधानिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, अग्नि 5 मध्यम दूरी की प्राथमिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस इंजन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब आपने बताने हैं कि इन दोनों कथनों में से कौन से सही हैं या फिर दोनों ही गलत है। तो बात करें आपकी क्रूज मिसाइल जो आपकी होती हैं, दे आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड। ठीक है, मतलब कि आपकी जो क्रूज मिसाइल है वो अवधानिक चाल पर प्रधार नवोदित होती है। तो मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया कि इसमें लिखा है क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, सबसोनिक स्पीड से चलती हैं। ठीक है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वे उनको रॉकेट द्वारा, मतलब कि उल्टा लिखा हुआ है। जो आपकी क्रूज मिसाइल है वो पूरी उड़ान में
अवधानिक दैट इज सबसोनिक स्पीड से चलती हैं, और आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ठीक है, वो केवल उड़ान के समय आपका जो रॉकेट द्वारा संचालित की जाती हैं, ठीक है, जिसके बाद यह एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, ठीक है, फॉलो एन आर्किंग ट्रेजेक्ट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो आपकी जो अग्नि 5 है, ठीक है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि अग्नि 4 यहाँ पे लिखा है क्रूज मिसाइल है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अग्नि 4 आपकी क्या है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, मतलब कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, दैट इज ऑप्शन सेकंड भी आपके पास गलत हो गया। इसी के साथ आपकी जो ब्रह्मोस है वो आपकी क्रूज मिसाइल है, ठीक है, मतलब ये उल्टा उल्टा दे रखा है, अग्नि 4 आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित देश पर विचार करें, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देशों के साथ यूक्रेन भूमि अपनी सीमा साझा करती है? तो बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। यूक्रेन, जिसका हाल ही में युद्ध चला हुआ है रशिया के साथ, इन 6 में से कितने देशों के साथ आप अपनी सीमा जो है साझा करती है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर मैप में। तो ये आपका है यूक्रेन, ठीक है, ये आपका यूक्रेन है। इसके ईस्ट में आपका रशिया पड़ता है, और आपका नॉर्थ में बेलारूस पड़ता है, ठीक है, और वेस्ट में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, और वेस्ट में सॉरी साउथ में रोमानिया और मोल्डिया पड़ता है, और साथ में ब्लैक सी की बाउंड्री भी टच करता है, और सी ऑफ एजोव भी इसके साथ टच करता है। तो मतलब कि आपको बताना है कि कौन कौन से देश इसमें से आ जाते हैं। तो बुल्गारिया इसमें आ जाता है, देखिए देखिए बुल्गारिया है, नहीं है। चेक गणराज्य नहीं है। हंगरी इसमें है, ये रहा आपका हंगरी। लाताविया, लातविया देखिए देखिए लातविया नहीं है। लिथुआनिया भी नहीं है। रोमानिया, ये रहा आपका रोमानिया। तो केवल दो जो है आपके देश है, रोमानिया और हंगरी, इसमें से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो देश। क्लियर। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला कथन क्या है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप, ठीक है, दैट इज इंसुलेशन की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी होती है। तो ये गलत हो जाएगा, 10 गुनी नहीं, 2 से 3 गुना होती है। अवरक्त किरणें, दैट इज इंफ्रारेड रेज, सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। आपकी जो इंफ्रारेड रे है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होती है, जैसे रेडियो से रेडियो मिर्ची से रेडियो वेव्स, रेडियो मिर्ची, माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड रेज, आई से विजिबल रेज, यू से अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, देन आपकी आ जाती है गामा रेज एंड में, ठीक है, और एक्स रेज, एक्स रेज और गामा रेज। तो मतलब कि इसमें बोला है कि इंफ्रारेड रेज क्या 2/3 है इसका? नहीं, 2/3 नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। अगला है कि अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में केंद्रित जल वाष्प द्वारा भरित रूप से अवशोषित होती हैं। हाँ, ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट, कि आपके जो पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल होते हैं, उसके द्वारा जो आपकी इंफ्रारेड रेज है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चंबक तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। गलत स्टेटमेंट है। दृश्यमान भाग में आपकी विजिबल रेज आ जाती है, दैट इज वेबग्योर, ठीक है, वेबग्योर रेज आ जाती हैं। डिटेल में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपकी इक्वेटर पर रिसीव होने वाली जैसी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन 10 गुना ज़्यादा नहीं, केवल 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपकी जो इंफ्रारेड रेज है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होती है केवल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, केवल 2/3 नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है। थर्ड आपकी गलत सही हो जाएगी, जैसे वाटर वेपर है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं इंफ्रारेड रेज को, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि इंफ्रारेड रेज है जो विजिबल लाइट बेस पे अंदर नहीं आती, वो एक अलग से पोर्शन बनाती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज के बाद आपकी विजिबल रेज आती हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये भी आपके पास गलत हो जाएगी। अगर बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो उसमें 7 कलर आ जाते हैं, दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट, ठीक है, जिसकी जो रेंज है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच बीच रहती है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास दैट इज एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन मैग्निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच है, वे मध्यम उद्यम है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाल ही में रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन के अनुसार जो आपके माइक्रो, ठीक है, माइक्रो उद्यम है, उनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए। स्मॉल जो आपके उद्यम है, उनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच होनी चाहिए। और जो मीडियम है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट 50 से 250 करोड़ के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पर कितना दे रखा है कि 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन रहते हैं। क्या ऐसा सही है? देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। हाल ही में मतलब कि जो 4 सितंबर 2020 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जो ऋण दिए गए जैसे पीसीएल, उसके अनुसार जो आपके निर्धारित शर्तों के अनुरूप डैडम को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन रहते हैं। मतलब कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक जो ऋण देता है वो आपका प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपके पास सही हो जाएगा, मतलब कि सभी आपके बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है कि बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया के कारण आपके पर्वत है ना, पर्वतों का निर्माण होता है। तो मतलब कि ये आपका एक पर्वत निर्माणकारी बल है। अगली स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। क्या ये सही है? देखते हैं। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्ति की विकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपने बताना है इन तीनों में से कितने कथन सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण आंतरिक सुरक्षा से बचाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। तो फर्स्ट जो आपका कथन है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला कथन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 22(1) के तहत कानूनी परामर्श के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन साथ में ही 22(3) के तहत निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को से यह अधिकार छीन लिया जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्राप्त करता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अधिकारी को छीन लिया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपके पास गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एनके राय वर्सेस भारत संघ का जो फैसला केस था, ठीक है, उसमें यह फैसला सुनाया गया था, ठीक है, कि बंदियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन सेकंड आपका गलत है, स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देख लेते हैं। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम 1987 और आतंकवाद निवारण 2002, ठीक है, जिसे क्रमशः टाडा और पोटा के रूप में जाना जाता है, उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तियों द्वारा दिए गए बयानों की स्वीकार करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा है कि 2023 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्तियों की संस्कृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसको स्वीकार किया गया है। हालांकि इससे पहले, मतलब कि इससे पहले जो पुलिस के सामने जो अपनी गवाही मतलब कि अपने स्वीकृति करता था उसको नहीं माना जाता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसको स्वीकार करने का प्रावधान कर दिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड आपके पास गलत हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह काल और खाद्य संकट से त्रासत रहा है?
हाल ही के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचार में था। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा देश रहा है? तो ये आपका रहा है सोमालिया देश। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में, मतलब कि कुछ डिकेड्स में, जो आपके 6.5 मिलियन है सोमाली के, उनको जो है खाद्य और भुखमरी की सामना करना पड़ रहा है फॉर 40 ईयर्स। ठीक है। और पिछले 5 सालों से वहाँ सूखा भी पड़ रहा है, कोई बारिश नहीं हुई है। ठीक है। इसी के साथ मतलब कि जो 1.84 मिलियन चिल्ड्रन है वो भुखमरी का शिकार है वहाँ पर। इसके अलावा 2020 नहीं 2021 में उन्होंने वो वो आपका जो रेगिस्तान में आने वाला जो क्या होता है, कीड़ा होता है, उसका प्रकोप भी उन्होंने झेला था। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम का सर्वाधिक विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडोनेशिया में है तथा इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। क्या ये कथन सही है या फिर सारे कथन सही है? तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि आपके जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, साल भर वर्षा होती है और इसका विस्तार अमेजन, कांगो और इंडोनेशिया में है। दूसरा कथन है कि उत्तर पूर्व भारत में उष्णकटिबंधीय मौसमी वन बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब कि जो आपका उत्तर पूर्व भारत का रीजन है वो आपका उष्णकटिबंधीय मौसमी वन बायोम के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही कथन है ये भी। अगला कथन है कि सवाना बायोम धरातल के 60% हिस्से में फैला हुआ है, यहाँ की हाथी घास विशिष्ट है। मतलब कि हाथी घास वहाँ की विशिष्ट है। तो ये कथन आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सवाना बायोम है वो 40% हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है। तो थर्ड आपका पास गलत है। ठीक है। तो अगला क्या है, भूमध्य सागरीय बायोम को रोम सागरीय बायोम भी कहते हैं, जिसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में हुआ है। तो ये कथन भी सही है। तो तीन कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपके पास युग्म स्थल दे रखे हैं और किस लिए जाने जाते हैं वो दे रखे हैं। तो आपने बताना है कि ये सही युग्म है या फिर गलत युग्म है। तो जैसे बेस नगर का आपके बोला है कि शैव गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है, तो फर्स्ट युग्म आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन में डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो आपका जो हेलियोडोरस स्तंभ है, एक प्रकार का स्तंभ था जिसे लगभग 113 ईस्वी पूर्व मध्य भारत के बेस नगर, ठीक है, बेस नगर जो आपका विदिशा मध्य प्रदेश के पास है, वहां पे इसको स्थापित किया गया था। वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलिडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था। तो लेकिन यहाँ पे शैव गुफा मंदिर दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि भाजा गुफा। तो आपकी जो भाजा गुफाएं हैं वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के पुणे शहर में स्थित 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। ठीक है। यह गुफाएं जो है वो भाजा गांव के 400 फीट की ऊंचाई पर है और यह अरब सागर की ओर से आने वाली महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या 24/7 के अनुसार, तो इस शिलालेख और गुफा मंदिर की को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया जा चुका है। यह आपके महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से संबंधित है। तो मतलब कि ये सही हो जाएगा आपका युगम, जो भाजा बौद्ध गुफा मंदिर के रूप में इसको कहा जा सकता है। ठीक है। इसके लिए इसको जाना जाता है। थर्ड युगम आपका है सितन बासाल गुफाएं। क्या ये जैन गुफा मंदिर के लिए जानी जाती हैं? देख लेते हैं। सितन बासल गुफाएं जो आपका तमिलनाडु के पुदुकोट्टई शहर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। चट्टानों को काटकर यह गुफाएं बनाई गई हैं और यह प्रसिद्ध गुफाएं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। ये कथन, ये युगम भी आपका सही सुमेलित है। तो दो युगम आपके सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमा माप 600 मिलीमीटर गुणा 400 मिलीमीटर है। तो क्या ये कथन सही है? तो बात करें आपका जो हाल ही में जो आपके फ्लैग कोड है दैट टुक इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 2002, एज पर क्लोज जो आपके फ्लैग कोड है इंडिया के, ठीक है, उनका डायमेंशन कैन नॉट बी 600 × 400, क्योंकि जो आपके राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, उसका माप इन 9 में से ही कोई एक होना चाहिए। तो इन 9 में से आपका 600 और 400 नहीं आता है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए 600 और 400 नहीं आता है, तो कथन पहला गलत हो जाएगा।
अगला कथन है कि ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। तो ये कथन सही है। आप किसी भी मानक को उठाकर देख लीजिए, इसकी रेशो निकाल के देख लीजिए, जैसे 0 से 0 कट जाएगी, 9 7 63, या फिर 7 से 7 42, 7 9 63, 3 दूनी 6, 3 3 9। इनकी अगर डिवाइड करके देखेंगे तो रेशो 3:2 आएगी। तो मतलब कि ध्वज की लंबाई 3:2 का अनुपात होना चाहिए। तो ऑप्शन कथन दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हाल ही में जो आपका फ्लैग कोड ऑफ 2002 है, जिसको हाल ही में अमेंड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल फ्लैग है, अब उसको पॉलिएस्टर या फिर मशीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। मतलब कि अब आपका जो नेशनल फ्लैग है कैन बी मेड ऑफ हैंडस्पून, हैंड वूवन, मशीन मेड, कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क या फिर खादी के द्वारा भी उसको बनाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन दूसरा है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं, या फिर कथन वन सही है और कथन दो है जो कथन वन के लिए सही व्याख्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज हथकरघा बुनकरों को सम्मानित एवं देश के सामाजिक विकास में हथकरघा उद्योग को महत्व बढ़ाने के लिए जो है प्रति वर्ष 7 अगस्त को इसको मनाया जाता है। ठीक है, और जो 7 अगस्त 1905 को है आपका स्वदेशी आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। ठीक है, उसको मतलब कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिए इसको नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन वन सही है और दूसरा भी सही है, और कथन दूसरा कथन वन के लिए सही व्याख्या है। अगला है कि G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा आंतरिक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अगर बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा एक मंच के रूप में की गई थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि आपका G20 है, मूल रूप से उसकी स्थापना जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई थी। किस पर की गई थी? आंतरिक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होते रहे, जैसे वर्ष 2007 और 2009 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के कारण इसमें राज्य सरकार के प्रमुखों को भी शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद ये प्रतिवर्ष आयोजित हुआ मतलब कि हुआ किया जाता है। अब इस G20 में बड़े पैमाने पर आर्थिक, पहले तो केवल आर्थिक मुद्दे ही इसमें डिस्कस किए जाते थे, लेकिन उसके बाद अब इसमें व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा जैसे और भी कई मुद्दों को शामिल किया गया है। अगर बात करें DPI की, ठीक है, दैट इज डिजिटल सार्वजनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, तो यह कई साध्यों हेतु एक साझा साधन है। यह डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने में ये सहायक रहा है। अच्छी तरह से डिजाइन और कार्यान्वित होने के साथ साथ यह देशों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकता को प्राप्त करने और सतत विकास लक्ष्यों को गति देने में भी मदद कर सकता है। और आपका जो मैटी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने G20 अध्यक्षता के दौरान DPI, दैट इज डिजिटल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा पर सामूहिक कार्रवाई करने के लिए UNDP के साथ भागीदारी की है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है 84 चलवास सॉरी 44th आपका जो शतरंज ओलंपियाड हुआ है 2022 में, उनके रिलेटेड आपके पास कथन दे रखे हैं। विचार कीजिए इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन क्या दे रखा है? जब पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही। इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था, ये भी सही है। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी बैरा मंचिका कप होती है, ये गलत हो जाएगा। महिला विभाग
सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसल होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी आपकी हैमिल्टन रसल होती है, मतलब कि इसका ये आना था। और महिला विभाग में जीतने वाली के लिए ट्रॉफी आपकी बेरा मच्छिका होती है। तो केवल दो कथन आपके सही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो वर्ष 1927 में वेस्टमिंस्टर सेंटर हॉल में लंदन में पहली बार जो है ओलंपियड टूर्नामेंट ऑफ नेशन के रूप में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2022 में शतरंज ओलंपियाड का पहली बार आयोजन भारत में किया गया है, जिसको शतरंज की जन्मभूमि भी माना जाता है। और पिछले 3 दशकों में पहली बार ये एशिया में आयोजित किया गया है। और इस बार जो इसमें भाग लेने वाले देश थे उसकी टीम की संख्या सबसे अधिक थी। और इसमें महिला वर्ग में भी सबसे अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो कथन बंद तो सही है, डिस्कस कर लिया है। और इसका जो आधारिक शुभकर था दैट इज थम्बी था, ठीक है, थम्बी नाम दिया गया था। और तमिल भाषा में थम्बी शब्द का अर्थ होता है छोटा भाई, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपके पास गलत है, क्योंकि ओपन सेक्शन में जीतने वाले के लिए आपके पास क्या कौन सा पुरस्कार होता है, हैमिल्टन रोस। और इसी तरह से आपके पास महिला विश्व शतरंज चैंपियन के समान में आपका कौन सा ये ट्रॉफी दी जाती है, बैरा मेनिच। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बिना बने छिद्र में से कीटों को खींचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है कौन था इसमें लकड़ी का औजार बनाता है। तो ये आपका बनाता है ओरंगुटैन सॉरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शोधकर्ता, ठीक है, ओरंगुटान वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बिना छिद्र से कीटों को खींचने के लिए लकड़ी के औजार के रूप में प्रयोग करते हुए देखा गया है। तो बात करें कैसा होता है आपका ये देखने में, तो इस प्रकार सा देखने के होता है, एक बंदर जैसा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 में से कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जो आपका रिलीज किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें जो है भारत को 126वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें वैश्विक शांति सूचकांक दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की, ये इसका 17वां संस्करण था, ठीक है। इसमें जो सबसे शांति प्रिय आपका देश है वो आइसलैंड को घोषित किया गया है। और 2023 में 163 देशों में आपका जो भारत है 126वें स्थान पर रहा है। 2022 में इसका स्थान 135वां था, मतलब कि 9 पायदान चढ़कर अब ये 126 पे पहुंच चुका है। अगला है हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है। तो इस चारों में से आपका जो ईरान है वो इसका 9वां स्थायी देश सदस्य बना है, ठीक है। बात करें ईरान की, ठीक है, तो पहले बता दें आपको 15 साल पहले जो ईरान है इस संगठन में शामिल होने का अनुरोध किया था। तो अभी जाकर इसको इसको शामिल किया गया है। इससे पहले एससीओ में आपके 8 सदस्य थे, ठीक है, 8 सदस्य देश थे, जिसमें आपका है पहले नंबर पर चीन, फिर रूस, फिर भारत और पाकिस्तान। और इसके अलावा 4 मध्य देश आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो इन चारों में से बताना है किसे आपका फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है एआईएफ के दौरान। तो ये आपका मिला है लालिया अंजुला शांगटे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके लालिया जंग शोंगटे हैं ये भारतीय फुटबॉलर टीम के मिडफील्डर हैं, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो मनीषा कल्याण है जो लगातार दूसरी बार उन्होंने महिला फुटबॉलर ऑफ ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज रा के नए प्रमुख बने हैं। तो ये आपके बने हैं रवि सिन्हा। बात करें रवि सिन्हा की, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, रवि सिन्हा, जिन्हें रा का न्यू प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह लेनी है, सीमांत गोयल की इन्होंने जगह लेनी है, जो पहले रा के प्रमुख थे। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मेजोर मेनिस नाम की उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो इन चारों में से बताना है कहाँ ये खोजी गई है। तो ये आपकी खोजी गई है मिजोरम में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में
वैज्ञानिकों ने मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति खोजी गई है, और इसी के नाम पर, ठीक है, इसी के राज्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है मिजोरम पैराशूट गेको, दैट इज मिजोरम पैराशूट गेको, या फिर गेको मिजोरो मेनिसिस नाम रखा गया है। अगला है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इन चारों में से आपने बताना है किसने इस खिताब को अपने नाम किया है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड की इगा स्विटेक, ठीक है। इगा स्विटेक ने इस खिताब को अपने नाम किया है, और उन्होंने चेक की रिपब्लिक कैरोलिना मुकाबा को इस फाइनल मुकाबले में हराया था, ठीक है। और ध्यान रहे, आपकी जो प्लेयर मुकाबला है, यह किसी भी ग्रैंड स्लैम की पहला महिला सिंगल में पहुंचने, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो आपकी कैरोलिना मुकाबला है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्रैंड स्लैम खेला था, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब आपका जीता है नोवाक जोकोविच ने। बात करें नोवाक जोकोविच की, ठीक है, उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी, ठीक है, नोवाक जोकोविच अपने प्रतिस्पर्धी जो आपके सर्बिया से है, ठीक है, कैस्पर रूड को 7-6, 6-3 और 3-5 से करारी शिक्ष देते हुए पुरुष एकल खिताब को अपने नाम किया, और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ठीक है। 23 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड उनके नाम हो चुके हैं, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और दूसरे इसके बाद आपके हैं आते हैं नडाल, जिनके नाम पर 22 ग्रैंड स्लैम है। और तीसरे नंबर पर आपके आते हैं रोजर फेडरर, जो आपके स्विट्जरलैंड को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? तो इन चारों में से बताना है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेस्ट, मतलब कि इन चारों में से बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इजीली किस में से, या फिर बेस्ट किस में से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सॉल्ट वाटर। साल्ट वाटर में से आपको इलेक्ट्रिसिटी है इजीली पास हो जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जी बेस्ट कंडक्टर है अमंग देम फोर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला है, नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम द लिक्विड आर फॉर्म। तो इन चारों में से आपने बताना है कि किस प्रोसेस के द्वारा आपके जो बबल हैं वो लिक्विड में से बनते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफरबिन्सेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीके का ये एस्केप होता है गैस का फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो शैंपेन या फिर बियर की बोतलें आप उनको शेक करते हैं तो उसमें से बबल आउट आते हैं ना, बबल बाहर आ जाते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, ये अफर बिसेंस होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज रोडेंटिसाइड। तो इन चारों में से आपने बताना है किस केमिकल का हम यूज करते हैं एज ए रोडेंटिसाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इसका फार्मूला होता है ZnS। उसको यूज किया जाता है एज बैटरी रोडेंटिसाइड। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम इसका इंजेक्शन टेक, मतलब कि इसको टेक करते हैं, जैसे मतलब कि जिंक सल्फाइड को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फोस्फाइन गैस में, और जिसके कारण ये आपका क्या करता है, अब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्टमक एंड इनटू इंस्टाइन गेट कैप्चर्ड बाय लिवर। इसके बाद जो आपकी फोस्फाइन गैस है वह प्रोड्यूस करती है वेरियस मेटाबॉलिक एंड नॉन मेटाबॉलिक टॉक्सिक इफेक्ट, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अगला है, द रीजन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो किस रीजन का हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है। तो इन चारों में से बताना है किस सोल्यूशन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। बात करें आयोडीन टेस्ट की, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन हेयर, इसमें आयोडीन को है डिसोल्व किया जाता है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड रिएक्ट विद स्टार्च प्रोड्यूसिंग ए पर्पल ब्लैक कलर। अगला है, हाउ मेनी बोन्स मेकअप द ह्यूमन स्पाइन। तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियों से मिलकर वो बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 33। जो आपकी स्पाइनल कोड होती है उसमें 33 वर्टिकल वर्टिब्रे होते हैं। अगला है, द मोस्ट अबंडेंट बाई मोलिक्यूल ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बाई मोलिक्यूल कौन सा है इसमें से? तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बाई मोलिक्यूल आपका है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, दे आर मोस्टली प्रोड्यूस बाई ग्रीन प्लांट्स, है ना, एंड एल्गे एंड सम बैक्टीरिया। जैसे आपके ग्लूकोज हो गए, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाते हैं।
अगला है व्हाट डू वी गेट व्हेन वी पास फिनोल वेपर्स ओवर जिंक। जब हम फिनोल के ऊपर, ठीक है, फिनोल के ऊपर जिंक को पास करते हैं तब आपके पास क्या बनता है? तब आपके पास बनता है सिंपल बेंजीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन बनाने का एक लेबोरेटरी में वन ऑफ द मेथड है टू प्रिपेयर बेंजीन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी एज पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इन चारों में से बताना है या फिर इन तीनों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर कोई भी इनमें से सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, दैट इज वो कहता है कि आपका लॉस ऑफ हीट है, दैट इज डी के अपॉन डी टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अगला है विच ऑफ दीज नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द गन पाउडर। तो गन पाउडर में इन तीनों में से कौन से प्रेजेंट होते हैं या फिर तीनों ही प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों गन पाउडर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी होता है। क्लियर? तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है इस मॉक टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आईक्यू डॉट्स।